वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो जो हमारे पास डिकीज़ हैं उनकी टाइप्स हैं, यानी रेडियोएक्टिविटी की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। तो हमने पढ़ी थी कि वो अल्फ़ा रेज़ है, बीटा रेज़ और गैमा रेज़ है। तो इसके ऊपर ज़रा जो है ना अलग-अलग जो है इसको मैंने क्लासिफिकेशन की है। तो इसको ज़रा हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ा डिके क्या होती है और बीटा डिके क्या होती है और गैमा डिके क्या होती है। अब मैंने एक बात की हुई आपके सामने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो अल्फ़ा डिके होती है, ठीक है, वो असल में हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, यानी डबली पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जब ये इनके ऊपर जो इनका मास नंबर है वो 4 होता है, जो कि हीलियम का मास नंबर 4 है, और जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। ज़ाहिर बात है हीलियम के साथ सिमिलर है तो उसका भी जो चार्ज नंबर है इसके साथ सिमिलर होगा। तो जब किसी रेडिएक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा रेडिएशन एमिट होती है, यानी अल्फ़ा डिके होती है, तो होता क्या है कि उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो 2 टाइम्स कम हो जाता है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, और जो मास नंबर है वो 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो उसके बाद वो डाटर न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस बन जाता है। तो साथ में ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट भी होता है और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो उस एनर्जी को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, उसके ऊपर सिंगली नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो जब बीटा एमिशन किसी न्यूक्लियस से डिके होती है, एमिशन होती है, तो उससे क्या होता है कि उसका चार्ज नंबर 1 टाइम जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो सेम रहता है। और गैमा रेडिएशन जो कि मटेरियल पार्टिकल्स ही नहीं है, तो वो तो एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो उससे जो है वो कोई न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। बल्कि होता ये है कि जब एटम जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट आपको पता है कि वो नॉन स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट है। तो इसलिए फिर उसको जो है एटम, उसको अपनी से स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्या करना पड़ता है, डी एक्साइटेशन करनी पड़ती है। यानी पहले एक्साइटेशन होती है, फिर बाद में डी एक्साइटेशन होती है। और जब डी एक्साइटेशन होती है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन और वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो फोटॉन्स के फॉर्म में ये जो रेडिएशन हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी एमिशन होती है। तो चलिए इनको देखते हैं, पहले क्या लिखा है मैंने। अल्फा डिके, इन अल्फा डिके मास नंबर ए ऑफ ए पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स एंड एटॉमिक नंबर जेड डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है, जब उसमें अल्फा मिशन होगी तो उसकी क्या पहचान है कि उसका जो इसका मास नंबर है वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, उसमें 4 टाइम जो है वो डिक्रीज़ आएगा, और जो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम डिक्रीज़ होगा, और साथ जो है उसमें से अल्फा पार्टिकल मिशन होगा जो हीलियम पार्टिकल है। तो ये जो एनर्जी है ये साथ रिलीज़ होगी। अभी हम इस एनर्जी की बात नहीं करते हैं, इसको ज़्यादा जो है डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो एग्जांपल है वो मेरे पास है यूरेनियम 239, 238 इसका जो है वो मास नंबर है, और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो जब इसमें से अल्फ़ा डिकिंग होती है तो इसका देखें, ये 238 में से 4 माइनस कर दें तो ये इसका 234 हो गया। और कौन सा एलिमेंट होता है जिसका मास नंबर 234 होता है, तो वो थोरियम है। इस तरीके से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 2 टाइम्स कम हो गया, इसमें से 2 माइनस करें तो 90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थोरियम बन गया, और इसमें से अल्फ़ा डिके की मिशन हो गई। तो इस तरीके से अब जो बीटा डिके होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे इन बीटा मिशन एटॉमिक नंबर जेड ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीज बाय 1 यूनिट बट मास नंबर मीन सेम। अब इसमें देखेंगे जो एटॉमिक नंबर है वो इसका जो है वो ये पेरेंट न्यूक्लियस था, ये डॉटर था, इसमें इसका एटॉमिक नंबर तो 1 टाइम बढ़ गया, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो सेम रहा है। तो ये बीटा जो हमारे पास बीटा पार्टिकल जिसकी मिशन हुई है, वो बीटा की ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, इसका चार्ज -1 होता है और उसकी मास 0 होती है, इलेक्ट्रॉन ही है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ये जो थोरियम है हमारे पास, जिसमें से हमने अल्फ़ा मिशन की थी, इसके अंदर जब ये बीटा मिशन होगी तो क्या होगा, इसका जो चार्ज नंबर, ये एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ये 90 है तो इसमें +1 करेंगे तो 91 हो जाएगा, जैसे Z+1 है। और मास नंबर इसका वही रहा 234, ये भी 234 है। तो इसमें से एक बीटा जो है वो पार्टिकल मिशन होगा, और जो हमारे पास डाटर न्यूक्लियस बना, ये क्या प्रीटेक्टिनियम है, प्रीटेक्टिनियम, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारे पास है वो गैमा डिके है। गैमा डिके को देखें, गैमा डिके के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए जो है इनका जो एटॉमिक नंबर है और इनका जो मास नंबर है वो सेम रहते हैं। तो ये इसका मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर ये सेम है, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल भी नहीं है तो इसकी मास भी नहीं होगी। तो वाकई मैंने कहा ऑन डी एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मैंने बताया आपको, जब एटम की डी एक्साइटेशन होती है तो वही एनर्जी जो उसने ऑब्जर्व की होती है वो रिलीज़ होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, और उसको फोटॉन्स भी कहते हैं। तो वो हमारे पास जो फोटॉन्स होते हैं वो गैमा रेज होती हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये एक्साइटेशन फॉर्म में, जब इसकी डी एक्साइटेशन हो गई तो ये वापस वही रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर भी सेम है,
इसका मास नंबर भी सेम है और हमारे एडिशन में भी नहीं है। जैसे हमारे पास निकल होती है, निकल के एटम जब एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो उसके बाद जब डी एक्साइटेशन करते हैं तो वही एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, ना इसका मास नंबर चेंज होता है ना इसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, और इसमें से हमारे रेडिएशन जो है वो मिट होती है। अच्छा, अब हमने ये जो बीटा डिके है ना, इसकी आगे टाइप्स पढ़नी है कि इसकी कितने टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स है, ये मैंने लिखी हुई। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन और बीटा माइनस डिके, यानी जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है जी के न्यूक्लियस से। तो अब ये क्वेश्चंस है, मतलब आप क्वेश्चन से वो कर सकते हैं, कहते हैं जी देखें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो न्यूक्लियस के उस साइड पर होता है ना, वो तो उसके ऑर्बिट्स में होता है, शेल्स में होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर जब ये न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ एक इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, ये साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। तो असल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की आपस में इंटरकन्वर्शन से ही जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो है न्यूक्लियस के अंदर आता है। इसको मज़ीद देखते हैं और इसके ऊपर मैं मज़ीद जो है और क्लैरिफिकेशन करूँगा जब एक नया टॉपिक जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के ऊपर बात करेंगे, तो फिर इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मिशन और बीटा माइनस डिके के, इसमें देखें ये कब होती है, ये जब होती है तो उस वक्त होती है जब एक एंटी न्यूट्रॉनो जो है वो पार्टिकल मिट होता है। यानी देखें हमारे पास ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, और जब इसमें से ये बीटा माइनस डिके होगी तो इसका तो चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है 1 टाइम, लेकिन साथ ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम बीटा माइनस कह रहे हैं ये भी इसमें मिट हो रहा है, और साथ इसके एक और पार्टिकल मिट हो रहा है एंटी न्यूट्रॉनो। तो जैसे ये जो एंटी न्यूट्रॉनो होता है, दरअसल ये जो पार्टिकल मिट हो रहा है ये इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये पार्टिकल की एमिशन ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए न्यूट्रॉनों को लिखा गया है। यानी न्यूट्रॉन जो होता है ये असल में इस रिएक्शंस के अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना उसको बैलेंस करने के लिए, उबे करने के लिए यहाँ पर लिखा गया। इसकी मज़ीद किसी और लेक्चर में मैं डिस्कशन करूँगा न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों के ऊपर। तो ये न्यूट्रॉनों कब होता है, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ एक इलेक्ट्रॉन उसकी एमिशन होती है। न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है तो ज़ाहिर बात है एटम तो न्यूक्लियस तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, उसको स्टेबल करने के न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे, तो प्रोटॉन जो है ये वो बनेगा तो साथ इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और साथ ये न्यूट्रॉनो पार्टिकल जो एमिट होगा, ये सॉरी एंटी न्यूट्रॉनो पार्टिकल जो है ये एंटी न्यूट्रॉनो, इसके ऊपर माइनस इस लिखा है उसका एंटी न्यूट्रॉनो का। अब दूसरी जो होती है बीटा डिके वो होती है पॉजिट्रॉन एमिशन, या इसको बीटा प्लस डिके भी कहते हैं। ये कब होती है, जब एक न्यूट्रॉनो पार्टिकल मिट होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिशन या बीटा माइनस डिके कब होती है, जब एक एंटी मिट्रॉनो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के साथ मिट होता है। तो ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन मिशन है, ये पॉजिट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसका चार्ज प्लस होता है, ठीक है जी। यानी जो चार्ज है इसका वो पोलर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये होती कब मिशन है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है तो साथ एक पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट होता है और साथ न्यूट्रॉनो पार्टिकल मिट होता है, ये वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि जो एंटी न्यूट्रॉनो है वो पार्टिकल जो मिशन होती है एंटी न्यूट्रॉनो की वो बीटा माइनस डिके में होती है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉनो की मिशन होती है वो बीटा प्लस डिके में होती है, ठीक है। अब तीसरी है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये कब होती है, जब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। ये मतलब जो है अब ये कैसे होता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। तो ज़ाहिर बात जब कैप्चर कर, अगर ये मैंने स्केच बनाया है, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर शेल्स हैं, कि शेल है, एल शेल है, एम शेल होता है। तो अब देखें ये जो न्यूक्लियस है इस किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्जर्व करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जब जाएगा तो फिर जो क्या होगा, वहाँ पर जो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा और वो जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये असल में कॉन्सेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस ने बाहर से शेल से ऑब्जर्व किया। अगर अब के शेल से ऑब्जर्व करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसने की है वो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगी। अगर एल शेल से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑब्जर्व करता है न्यूक्लियस, तो फिर जो इसके अंदर जो कैप्चर होंगी उसको हम कहेंगे एल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यानी जिस शेल से भी ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा उस शेल का नाम आप पहले लिख देंगे और आगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 3 तरह से जो है ये होती है जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो सॉरी बीटा डिके होती है। इसकी 3 टाइप्स हमारे सामने जो है ना वो आती हैं। तो पहली इलेक्ट्रॉन एमिशन और बीटा डिके है, दूसरी पॉजिट्रॉन एमिशन
यानी प्लस बीटा डिके। और तीसरी हमारे पास क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो उसी शेल के हिसाब से इसका नाम लिख दिया जाएगा। अगर ये के शेल से करता है तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगी, और अगर एल शेल से करता है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगी। अगर ये न्यूक्लियस एम शेल से करता है तो एम इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगी। तो ये प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर एक न्यूट्रॉन बनाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो रेडिएक्टिविटी की यूनिट्स होती हैं वो कितनी हैं, और उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। एक जो है वो मैदाम क्यूरी के हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया हो, तो उसके नाम से एक यूनिट है। और एक जो बैकरल जिसने रेडिएक्टिविटी को डिस्कवर किया था, और एक जो है वो रदरफोर्ड ने इसके ऊपर जो है एक वर्क किया, उसके नाम से भी इसकी यूनिट है। तो इसमें जो बैकरल है वो इसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि एसआई सिस्टम काफ़ी बाद में है, ये जो रेडिएक्टिविटी से पहले डिस्कवर हो चुकी थी। तो इसलिए फिर जो है ना ये जो बैकरल है इसी के नाम के ऊपर उन्होंने यूनिट बनाई थी, इसकी शुरू से चलती आ रही थी। तो फिर बैकरल को उन्होंने एसआई सिस्टम में जो है वो यूज़ किया। तो अब देखते हैं चलें ये कौन कौन सी हैं। ये देखें यूनिट्स ऑफ रेडिएक्टिविटी। पहली जो यूनिट है वो क्यूरी, इफ़ द नंबर ऑफ द डिकिंग एटम्स इन 1 सेकंड है 3.10⁻10, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो ये जो है 3.710⁻10 एटम्स, यानी ये हमारे पास अगर 1 सेकंड में जो डिकिंग एटम्स हैं उनकी जो नंबर है वो इतनी है 3.710⁻10 एटम्स। तो फिर जो यूनिट होती है रेडिएक्टिविटी की वो क्यूरी है, ठीक है। और 1 क्यूरी जो होती वो इतने एटम्स के बराबर, यानी जो है 3.710⁻10 डिकेड एटम्स जो हैं उनको 1 क्यूरी कहा गया, ठीक है। अब दूसरी है बैकरल, इट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ रेडिएक्टिविटी, इट इज़ डिफाइंड एज इफ द नंबर ऑफ द डिकिंग एटम्स इन 1 सेकंड इज 1। यानी अब इसने बैकरल के हिसाब से अगर 1 सेकंड में 1 एटम डिकी हो रहा है, यानी जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स से जो डिकिंग एटम हैं उनकी नंबर 1 है, 1 सेकंड में उनकी तादाद 1 है, तो फिर जो इसकी रेडिएक्टिविटी की यूनिट जो हम यूज़ करेंगे वो बैकरल, और यही ऐसा यूनिट है इसकी। तो यूनिट ऑफ रेडिएक्टिविटी इज़ बैकरल, और 1 बैकरल किसकी होती है 1 डिकिंग एटम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 एटम डिके हो। इस तरीके से हमारे पास रदरफोर्ड के हिसाब से इफ़ द नंबर ऑफ द डिकिंग एटम इज़ 1 सेकंड 10⁻6 एटम्स, यानी इतने एटम्स हैं 1 सेकंड में 10⁻6 हैं हमारे पास एटम्स जो डिकी हो रही हैं। इसमें 1 सेकंड में बैकरल के हिसाब से 1 सेकंड में 1 एटम डिकी होता है, क्यूरी के साथ 1 सेकंड में इतने एटम 3.710⁻10 एटम डिकी होते हैं, और रदरफोर्ड के हिसाब से 10⁻6 एटम डिकी होते हैं। तो फिर जो है अगर ये अब एटम्स की डिकिंग जो एटम्स हैं उनकी नंबर के ऊपर यूनिट्स बनी हुई हैं। अगर इतने एटम डिकी हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो वो जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो रेडिएक्टिविटी की वो होगी क्यूरी। और अगर 1 सेकंड में 1 एटम डिकी हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर एटम्स, ये एटम है, तो अगर 1 एटम डिके हो रहा है तो फिर ये बैकरल होगी इसकी यूनिट। और अगर 1 सेकंड में 10⁻6 एटम डिके हो रहे हैं, ठीक है, रेडिएक्टिव एलिमेंट से, तो फिर उसकी यूनिट होगी वो 1 रदरफोर्ड होगी। और 1 रदरफोर्ड किसकी होगा 10⁻6 बैकरल्स। तो चले ये जो है आर्टिकल वाइंड अप हुआ, तो इसको इसके नोट्स बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट लें। पेपर में क्वेश्चन है तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। चलो पूरे मार्क्स आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको कमेंट भी करें, और इसको लाइक भी लाजमी करें। थैंक यू सो मच।